आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने एक क्लास ली थी जिसमें हम स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिसीजन, इन्फ्रेंस और कुछ मिसलिनियस टाइप्स किया था। ये जो क्लासेस हैं ये आपके एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना है जिससे आप एनालिटिकल रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सही कर पाओ। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि उनको इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता। अगर आपको इन टर्म्स का मतलब पता है ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और आप फील भी करोगे, ये लेक्चर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ये लेक्चर भी देखो, आपको ये फील आ जाएगा कि यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान था, बस मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था। तो मैं आज आपको पहले इन चीज़ों का मतलब बताऊंगा, फिर हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट अजप्शन करने वाले हैं। अब आप देखो अजप्शन में, अजप्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो अजप्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में जो बात लिखी गई है, मानो स्टेटमेंट में कोई बात लिखी गई है, तो ये बात क्या सोच के लिखी गई है या किन बातों का एनालिसिस करने के बाद ये जो स्टेटमेंट में डिसीजन, स्टेटमेंट तो कोई डिसीजन भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है, तो क्या सोच के ये डिसीजन लिया गया, तो ये क्या सोच के या क्या बातें सोच के, यही आपका अजप्शन होता है। अब इससे आपको ये समझ में आया होगा कि पहले जो बातें हुई, पहले ये अजप्शन वाली बातें सोची गई होंगी, उसके बाद स्टेटमेंट कहा गया होगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो बहुत ध्यान से सुनना, आपको फिर समझ में आएगा कि ये मतलब क्या होता है इसका। देखो अभी आपको पता होगा कि जियो ने रिसेंटली, मतलब एक साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने जो उनका प्रीपेड का प्राइस है ना वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया था अचानक से। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बीएसएनएल पे शिफ्ट हो रहते हैं, इधर उधर शिफ्ट हो रहते हैं, तो ये बात आपने सुनी होंगी। तो जियो का मान लो तो 599 का प्राइस था प्रीपेड का, ठीक है, या रिचार्ज का कह लो। 599 प्राइस का, उसको जियो ने बढ़ा के 799 अचानक से प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो अगर ये बेसिकली एक डिसीजन की बात हो रही है, स्टेटमेंट में एक डिसीजन लिया है जो जियो ने लिया है, एक डिसीजन। तो आप बताओ जियो ने ये डिसीजन क्या सोच के लिया होगा, क्या क्या बातें एनालिसिस करके ली होंगी, यही आपका अजप्शन में आता है। तो यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं। अच्छा पहले एक बार आप रफली बताओ कि जियो ने ऐसा क्या क्या सोच के लिया होगा। देखो दो तीन बातें सोच के ली होगी। एक तो जियो की लगभग मोनोपोली, तो जियो को पता है कि लोग अभी भी बाई करेंगे, मतलब 799 करने के बाद भी अभी भी बाई करेंगे, तभी जियो ने डिसीजन लिया होगा। आप बताओ, जैसे अगर आपकी कंपनी रहती, आप सोच रहे हो कि मैं प्राइस को 599 से 799 कर दूं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर नहीं खरीदेंगे, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे, बल्कि कस्टमर अलग अलग जो ब्रांड्स हैं कंपनियों की, उन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग नहीं खरीदेंगे फिर, तो क्या आप ये डिसीजन लेते? आप बिल्कुल ये डिसीजन नहीं लेते। समझ रहे हो? तो आपको पता है कि भाई मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, लोग तब भी लेंगे, तभी आपने ये डिसीजन लिया, अदरवाइज आप ये डिसीजन नहीं लेते। तो बस सिंपल सा क्या है कि अगर ये बात कही गई तो ये क्या क्या बातें सोच के कही गई हैं, यही बस आपको, बस यही आपको समझना है। और जो बातें सोच के कही गई हैं वही आपका ऑप्शन में आएगा। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि पीपल विल स्टिल बाई, मतलब लोग अभी भी खरीदेंगे। तो ऑब्वियस है भाई, यही रीजन रहा होगा, तभी तो उन्होंने 799 किया होगा, क्योंकि अगर लोग अब नहीं खरीदते हैं तो क्या ये 799 करते? नहीं। तो जियो ने प्रॉपर एनालिसिस किया होगा कि भाई लोग अभी भी खरीदेंगे, प्राइस बढ़ा दो लोग फिर भी खरीदेंगे, तभी जियो ने डिसीजन लिया होगा। और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि यही सोच के ये किया गया है। तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि ये बातें जो लिखी गई क्या ये सोच के डिसीजन लिया गया या स्टेटमेंट कहा गया है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बातें सोची गई हैं पहले, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अब दूसरा देखो लिखा है कि पीपल विल गो फॉर अनदर कंपनी, मतलब आप लैंग्वेज पर मत जाओ, आगे समझो कि नीचे वाला ये लिखा है कि लोग, अगर ये बात कही गई तो लोग क्या सोचेंगे, क्या अब दूसरे कंपनियों पर स्विच हो जाएंगे, मतलब अलग अलग, जैसे वोडाफोन में हो गया या आइडिया, मतलब तो एक ही हो गया, वोडाफोन में हो गया या एयरटेल में हो गया या बीएसएनएल हो गया। अच्छा भी बताओ, अगर इसको जियो को ये बात पता है रहती कि भाई लोग अलग अलग पे स्विच करेंगे या अलग अलग करेंगे, तो क्या वो ये डिसीजन लेता? बिल्कुल नहीं लेता भाई। आप बताओ, आपके जो कस्टमर है, आपको पता है कि आप प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो वो स्विच कर जाएंगे, तो क्या आप फिर ये डिसीजन ले पाते? नहीं लेते। तो ये बात नहीं सोची गई है तभी ये डिसीजन लिया। अगर ये बात सोची गई होती या अगर ये कंक्लूजन निकाला होता उन्होंने, मतलब कंक्लूजन मतलब अगर ये एनालिसिस किया होता, तो वो ये डिसीजन कभी भी नहीं लेते।
तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपल ये समझना है कि अगर ये डिसीजन लिया गया तो ये क्या बातें सोच के ली गई हैं, ठीक है, आपको ये सोचना है बस, ठीक है। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब एक बार सेकंड आपको ये समझा दो, सेकंड एग्जांपल देता हूँ, आपको इमेज ज़्यादा क्लियर होगी। सेकंड में मैंने क्या लिखा है कि मैंने ना लखनऊ में मान लो एक कोई वीआईपी इलाका है, मान लो गोमती नगर है, तो मैंने क्या किया, गोमती नगर में लखनऊ में मैंने एक वीआईपी बहुत ही लग्जीरियस होटल बोल दिया, एकदम लग्जीरियस होटल बोल दिया। अब आप ये बताओ कि मैंने क्या बातें सोच के लग्जीरियस होटल खोला होगा। देखो सिंपल सा है, मुझे पता है कि गोमती नगर काफ़ी वीआईपी इलाका है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई है, उनकी जो उनका जो खरीदने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास पैसा है, रिच हैं लोग। तभी मैंने वहाँ पे लग्जीरियस होटल खोला जिसका कॉस्ट मतलब जिसका मतलब हम लोग की मतलब काफ़ी कॉस्टली है वो लग्जीरियस होटल। तो मैंने यही सोच के वहाँ पे खोला है कि भाई वहाँ के लोग के अंदर है कैपेसिटी कि वो वहाँ पे जाके खा पी सकें, स्टे कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो मुझे पता है कि वहाँ के लोग अमीर हैं, तभी मैंने वहाँ पे वो होटल खोला। अगर यही होटल मैं किसी गाँव में खोलता तो क्या मेरा चल पाता? नहीं चलता। तो अगर मैंने ये बात की है, अगर मैंने ये डिसीजन अगर मैंने खोला है तो मैंने क्या बातें सोच के खोली हैं, यही आपका अजम्पशन में आएगा। तो मैंने क्या लिखा है, लखनऊ जो है काफ़ी वीआईपी प्लेस है, पीपल वहाँ पे अमीर हैं। अगर मैंने ये बात लिखी है तो ऑब्वियस इस यही रीज़न होगा कि मैंने ये चीज़ खोला है। तो ये आपका अजम्पशन आएगा। देखो अजम्पशन पहले होता है, उसके बाद स्टेटमेंट बोला जाता है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस मैंने ये बातें पहले सोची होंगी तभी तो मैंने होटल खोला, ऐसा थोड़ी ना होटल खोलने के बाद ये बात सोच रहा हूँ। तो अजम्पशन पहले सोचा जाता है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आता है, समझ रहे हो, ये लॉजिक होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि पीपल विल स्टिल प्रिफर चीप होटल्स, मतलब लोग अभी भी चीप होटल्स ही प्रिफर करेंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं ये सोचा होता तो क्या मैं होटल खोलता? बिल्कुल नहीं खोलता भाई। अगर मुझे पता है कि अगर मैं लग्जरियस होटल खोलूँ लोग लेकिन अभी भी चीप होटल में ही आएंगे तो मैं क्यों खोलता? मैं थोड़ी खोलता। तो आपका ये असम्पशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अजम्पशन का मतलब समझ आया होगा। सिंपल सा मतलब है अजम्पशन का कि भाई अगर आप कोई बात बोले हो तो वो क्या सोच के बोले हो, ठीक है, या क्या प्रॉपर एनालिसिस करके वो डिसीजन लिए हो। ये आपका होता है, किस में आता है? ये अजम्पशंस में आता है। आ जाओ अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। देखो क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम होम टू कलेक्ट बिल्स, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड ने कैसे डिसीजन लिया है कि अब वो घर घर जाके इलेक्ट्रिक बिल को कलेक्ट करेंगे। अच्छा अब बताओ ये क्या सोच के ये डिसीजन लिया गया होगा? देखो दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला कि लोग जो है वो टाइमली बिल को जमा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनका लॉस हो रहा होगा। तो इन्होंने सोचा भाई एक काम करते हैं, हम खुद जाके कलेक्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें इनका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी इनका लॉस हो रहा होगा, क्योंकि भाई लोग बिल ही नहीं जमा कर रहे होंगे टाइम से। तो भाई इनको दिक्कत हो रही है। अगर घर घर जाके जमा करेंगे तो ऑब्वियस है टाइमली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सोच के डिसीजन लिया गया। अब एक बार पढ़ो कि इसमें जो बात लिखी है क्या आप इसको इससे रिलेट कर पा रहे हो कि या इसकी वजह से ये किया गया है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंसीडर्स गोइंग होम टू होम एन इफेक्टिव वे टू कलेक्ट बिल। बिल्कुल सही बात है, इनको लगा कि घर घर जाके बिल कलेक्ट करना काफ़ी इफेक्टिव वे है, तभी इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। रिलेट कर पा रहे हो आसानी से, बहुत ही आसानी से के साथ ये रिलेट हो रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इंक्रीज इट्स फोकस ऑन कलेक्टिंग बिल, मतलब इन्होंने बिल कलेक्ट करने पे फोकस अपना इंक्रीज कर दिया है। तो ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बात है, तभी इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उनको बिल अब कलेक्ट करना है। अब कैसे भी हो, अगर वो नहीं कर रहे तो मैं घर घर जाके करूंगा। तो आप इसको भी इजीली रिलेट कर पा रहे हो इससे। तो यहाँ पे दोनों ही आपके अजम्पशन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो आपका बोथ ए एंड बी आर इम्प्लिसिट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कैब कैन बी बुक्ड बाय द कस्टमर यूजिंग मोबाइल ऐप्स, मतलब जो कैब है वो मोबाइल ऐप्स का यूज करके कस्टमर आराम से बुक कर सकते हैं। अच्छा ये बात कही जा रही है, तो ये बात मान लो जैसे मान लो कोई ये जो कैब मान लो शुरू में आया होगा, तो मान लो लॉन्च किया गया कैब, तब ये बात कही गई कि भाई जो कैब है ना वो कोई इंसान आराम से मोबाइल ऐप का यूज़ करके आराम से बुक कर सकता है। तो अब बताओ अगर ये बात कही गई तो इसके पहले क्या बातें सोची गई होंगी? यही कि भाई मोबाइल ऐप से करना काफ़ी ईजी होता होगा कस्टमर के लिए, वो बहुत ही आराम से कर लेता है बुक, उसको ज़्यादा ढूंढने जाना नहीं पड़ता कि भाई वहाँ पे सड़क पे खड़े होके ढूंढ रहा है, भाई हाथ दे रहा है, ये सब नहीं करना पड़ेगा ना। उसके लिए काफ़ी कंफर्ट है ये चीज़, काफ़ी आसान है, इस वजह से ये बात कही गई है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कि सेल्स ऑफ लग्जरी कार्स विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। अब बताओ क्या मतलब कोई सेंस है इस बात का कि मतलब जो लग्जरी कार्स हैं उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से एक कैब वाला कोई सीन, मतलब आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल भी ये रिलेट नहीं हो पा रहा, तो आपका ये गलत है। कस्टमर विल हैव टू पे लेस, क्या हैव टू पे लेस?
ऐसा कोई बात यहाँ पे है क्या कि भाई कैब से बुक करोगे तो आपको पे लेस करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही और ऐसा कुछ है भी नहीं। और आपको भी पता है कि जब आप कैब बुक करते हो तो काफ़ी महंगी बुक होती है नॉर्मल से, ठीक है? तो ये भी आप इसको भी इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे रहता तीसरा ऑप्शन कि मोबाइल ऐप से बुक करना काफ़ी आसान होता है कस्टमर के लिए, तो आप इसको आराम से यहाँ पे रिलेट कर पाते, तो वो आपका ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आप रिलेट नहीं कर पा रहे, दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, तो आपका नाइदर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि द इंडियन क्रिकेट टीम इज एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप इन 2019 महेंद्र सिंह धोनी। देखो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बोला कि 2019 में जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीतेगी। अच्छा बताओ, महेंद्र सिंह धोनी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने क्या सोच के कही है? अगर आप जैसे बोल रहे हो, जैसे अभी कल की बात है, जैसे शशांक आई थिंक नाम है, पंजाब किंग्स का खेलते हैं, उनका अभी इंटरव्यू आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, आईपीएल शुरू होने से पहले बोल दिया कि पंजाब किंग्स नंबर 1 पे फिनिश करेगी, और देखो नंबर 1 पे फिनिश की। तो आप बताओ उन्होंने ये बात क्या सोच के बोली होगी? उनको पता ना कि भाई उनकी टीम काफ़ी तगड़ी है, इस बार उनका कैप्टन तगड़ा है, ये सब सोच के तो बोली होगी। तो ऑब्वियस अगर महेंद्र सिंह धोनी ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये क्या सोच के ये बात बोले? उनको लग रहा है कि भाई इस बार की टीम मेरी काफ़ी तगड़ी है और वो फोड़ के आएगी, उनको ये बात लग रही है, तभी उन्होंने बात बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड, ऑब्वियस इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात बोली होगी। दूसरा देखो, इंडियंस वांट द इंडियन क्रिकेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप 2019, मतलब इंडियंस चाहते हैं कि इंडिया टीम 2019 में वर्ल्ड कप जीते। आप बताओ क्या इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने बात बोली है? ऑब्वियस नहीं भाई, इंडिया तो हमेशा चाहेगी तो जीते, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इंडिया टीम अच्छी है तभी इन्होंने ये बात बोली है। ये रीजन नहीं है इसको बोलने का, समझ रहे हो? कि भाई इंडिया चाहते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि इस बार मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगी, मतलब क्यों लग रहा है? क्योंकि इंडियंस चाहते हैं। आप बताओ कुछ रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं रिलेट कर पा रहे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा, तो आपका ओनली वन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या लिखा है? कुड इंडिया बिकम अ टेरर फ्री कंट्री इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या इंडिया फ्यूचर में टेरर फ्री कंट्री बन सकती है? अगर ये बात कही जा रही है तो ये क्या सोच के कही जा रही होगी? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, और पूछ भी बहुत ही पॉजिटिव में रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया टेरर फ्री कंट्री बन पाएगी फ्यूचर में? ठीक है, तो ये क्या सोच के पूछ रहा है? पहली बात तो हो सकता है इंडिया ने भाई कुछ ऐसा किया हो जिससे ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई फ्यूचर में इंडिया टेरर फ्री कंट्री बन सकती है। ठीक है, तो अगर ये बात बोला तो ये बात क्या सोच के ये पूछ रहा है, मतलब क्या बातें ऐसी हुई हैं रिसेंट में जो ये सोच के ऐसा बोल रहा है कि क्या इंडिया फ्यूचर में टेरर फ्री कंट्री बन सकता है? तो देखो क्या लिखा है, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, अच्छा ये जो बातें लिखी रहती हैं इनको आप सच माना करो, इनको ऐसा मत माना करो कि झूठ बोल रहा है, इसको आप सच माना करो। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब इंडिया ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब अब कुछ भी हम वो नहीं करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी नहीं आ रही, टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया ने ऐसी पॉलिसी लॉन्च की तो हाँ इससे ऐसा लग रहा है कि भाई अब इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देगी और इन फ्यूचर टेरर को कंट्रोल कर पाएगी। यही रीजन रहा होगा, ये बात हुई होगी तभी इन्होंने सोचा होगा कि हाँ भाई ये, तभी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का कि हाँ मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में क्या पता इंडिया टेरर फ्री हो जाए, या इस पॉलिसी की वजह से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया टेरर फ्री कंट्री हो पाएगी फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने इंडिया ने ये पॉलिसी लॉन्च की। तो ऑब्वियस आप इसको आराम से रिलेट कर पा रहे हो कि इसी वजह से ये बात पूछी गई है। दूसरा देखो, इंडिया सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट इज वर्किंग हार्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स, मतलब इंडिया हर तरफ काफी हार्ड वर्क कर रही है इस चीज को टैकल करने के लिए। तो आप बताओ क्या इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप आराम से रिलेट कर पा रहे हो दोनों बातों से कि ये हुआ होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, या ये हुआ होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। आप आराम से रिलेट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके दोनों ही आपके दोनों एजम्पशंस ट्रू हो जाएंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑन हिज सेकेंड विजिट द डॉक्टर चेंज द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया। अच्छा बताओ, आप जैसे डॉक्टर के पास गए, दूसरी बात उन्होंने जो आपकी दवाई दी थी वो बदल दी, क्यों बदली होंगी? भाई पहला वाला वर्क नहीं किया होगा। ठीक है, यह हो सकता है कि वो जो ऐसा होता है ना कि मानो पहले वो हार्ड दवाई देते हैं जिससे आप थोड़ा सा नॉर्मल हो, फिर थोड़ी सी सॉफ्ट दवाई देते हैं, मतलब लेस हार्ड देते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई पहले वाले ने अपना काम कर दिया, अब थोड़ा सा उसको लाइट देना है। ठीक है, थोड़ा ये भी रीज़न हो सकता है, मतलब बहुत ही मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही सोचना है कि अगर इनने दोबारा चेंज किया है तो क्या, क्यों किया होगा चेंज। आपको बस इतना बताना है कि अगर इन्होंने दवाई चेंज की है तो क्यों चेंज, आप किससे रिलेट कर पा रहे हो, बस आपको ये देखना है। तो यह लिखा है कि पेशेंट को पहली दवाई से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस अगर पहली दवाई से फायदा नहीं हुआ तभी तो उन्होंने चेंज किया होगा।
आप बताओ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि द पेशेंट ने पहले वाली दवाई को सही से फॉलो नहीं किया। अब बताओ अगर पेशेंट से पहले वाली दवाई को सही से फॉलो नहीं किया तो क्या ये रीजन है बदलने का? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगा रीजन। इसको आप रियल लाइफ से रिलेट करो, आप आराम से सही करोगे। तो यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आप गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये गलती करने वाला क्वेश्चन आया है। देखो आप देखो मैंने क्या बोला है ना कि ये जो बात बोली गई ना ये क्या सोच के बोली गई है, बस आपको इतना सोचना है, ठीक है? या क्या इस वजह से ये बात बोली गई है, या क्या इस वजह से ये बात बोली गई, किस वजह से बोली गई है, एकदम एग्जैक्ट आपको रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपसे फाइन ले लिया जाएगा। आप बताओ ये बात क्या सोच के बोली गई होगी? जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपसे 1000 रुपये फाइन ले लिया जाएगा, अगर मैं ये बात बोला है तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि भाई लोग बिना हेलमेट लगाए चलते हैं आजकल, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है। तो ये अजप्शन हो सकता है कि भाई हाँ इसकी वजह से मैंने ये बात बोली है जिससे लोग हेलमेट लगाएं। या दूसरी बात कि लोग फाइन से डरे जिसकी वजह से वो हेलमेट लगाएंगे, मतलब फाइन से डरेंगे और हेलमेट लगाना स्टार्ट कर देंगे, जुर्माने से डर के हेलमेट लगाना स्टार्ट, ये भी एक रीज़न होगा। तभी तो मैंने ऐसी वार्निंग दी है कि भाई अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो धर लिए जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना कि अगर आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपसे फाइन ले लिया जाएगा। तो यहाँ लिखा है पीपल में स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स टू अवॉइड फाइन, मतलब ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बात है। यही तो सोच के डिसीजन लिया गया है कि भाई अगर मैं फाइन वाला वार्निंग दूंगा तो लोग फाइन से डर के इस रूल्स को फॉलो करेंगे। दूसरा क्या लिखा है कि ट्रैफिक रूल्स आर फॉर पीपल्स सेफ्टी। आप बताओ क्या आप इससे इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? मतलब यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि ट्रैफिक रूल जो होता है वो पीपल की सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा ठीक है, ट्रैफिक रूल पीपल की सेफ्टी के लिए होता है, इस वजह से मैंने क्या बात किया, इसमें मैंने बोला कि अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो आपसे फाइन ले लिया जाएगा। ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका अजप्शन नहीं है, क्योंकि भाई इस वजह से मैंने ये चीज़ नहीं बोली है। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि लोग काफ़ी ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे होते तो ऑब्वियस मैं ये बात थोड़ी बोलता, क्योंकि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों ही वार्निंग दूंगा। लोग ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये अजप्शन हो सकता है। या ये हो सकता है कि फाइन से लोग डरेंगे, इस वजह से ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, इस वजह से ही ये बात बोली गई है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे एक बात आपको एक चीज़ और रिलेट करा रहा हूँ मैं। जैसे मैं अगर उससे बोल दिया, अगर मेरा दोस्त है, मैं बोला भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अच्छा बताओ ये बात मैंने उसको क्यों बोली होगी? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होगा। अगर वो पढ़ाई लिखाई करता, जैसे मान लो अगर वो पढ़ने में काफ़ी सही है और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो पास हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो अगर वो पास अच्छा खासा पढ़ाई करा तो मैं उसको ये बात थोड़ी बोलता हूँ, मैं उससे बात ये बोल रहा कि भाई अगर पढ़ो लिखोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, मतलब वो पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है? तो ये जो बात बोली गई है क्या सोच के बोली गई, ये आपको बस सोचना है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वन आपका सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एवरीवन हैज टू पे इनकम टैक्स नो मैटर व्हाट्स योर इनकम इज, मतलब गवर्नमेंट कह रही है भाई आपको टैक्स पे ही पे करना है, भले से आपकी चाहे जो इनकम। इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई लोग इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे, ठीक है? या कुछ ना कुछ लूप होल निकालते होंगे। भाई लूप होल निकालते हैं ना लोग कि भाई ये कर दूंगा, यहाँ खर्चा दिखा दूंगा, वो कर दूंगा, लोन ले लूंगा, ये फलाने काम, तो मेरा ये लोन बच जाएगा। ऐसा लोग तरीका निकालते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा है भाई कि सबको पे करना ही करना है, भले से चाहे जितनी इनकम। तो ये सब अजप्शन किया होगा कि भाई नहीं हो पा रहा टैक्स कलेक्ट, ये सब रहा होगा, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। अब आगे देखो, गवर्नमेंट ट्रेजरी फंड इज गेटिंग शॉर्ट, क्या इस वजह से उन्होंने बात बोली है? बिल्कुल नहीं। ये बात जो बोली गई है लोग टैक्स टाइम से जमा नहीं कर रहे हैं या उसमें कुछ गंदगी कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं जिससे टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा ना, ये रीजन रहा होगा, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। दूसरा, पीपल ऑफ द कंट्री हैव बिकम रिच, मतलब अमीर हो गया, तो क्या इस वजह से थोड़ी बोले हैं? इसका रीजन आप समझ रहे हो ना, इसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये क्यों डिसीजन लिया गया है, क्योंकि लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं या कुछ ना कुछ उसमें लूप होल दिखा रहे हैं, इस वजह से डिसीजन लिया गया। तो आपका दोनों ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका नाइदर वाला, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, इन्वेस्ट इन आवर स्कीम्स एंड डबल योर मनी। एक एडवर्टाइजमेंट ये कहता है कि हमारे स्कीम में इन्वेस्ट करो, अपने मनी को डबल करो। तो चलो बताओ ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने ये बात स्टेटमेंट बोली है ना, ये क्या सोच के उन्होंने एडवर्टाइज किया होगा या बोला होगा? क्योंकि उसको लगता है कि भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पैसा बढ़ाना चाह रहे होंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उन्होंने ये बात बोली। अगर इसको पता रहता कि भाई कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, तब थोड़ी ना ये इसको करता। जैसे अगर मानो मैं एक एडवर्टाइजमेंट छाप रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई भी नहीं लेगा, तो मैं क्यों ही छापूंगा? मुझे पता है कुछ लोग तो लेंगे ही लेंगे,
ठीक है। तो अब देखो पढ़ो क्या लिखा है कि द स्टेटमेंट इज एन अनरियलिस्टिक एश्योरेंस, मतलब एक अवास्तविक आश्वासन है। अच्छा बताओ, अगर अवास्तविक आश्वासन होता तो अगर इसको ये लग रहा है कि अवास्तविक आश्वासन है तो क्या ये बात ये बोला होता है? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स टू इंक्रीज देयर मनी, मतलब लोग अपना सेविंग्स के पैसे को इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई यही सोच के तो इसने ये चीज लॉन्च की होगी इसकी। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज नेक्स्ट पे, इन द लास्ट ईयर पुणे यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इस यूनिवर्सिटी ने पिछले साल काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिससे बच्चों का फ्यूचर काफ़ी बेटर हो। अब ये क्या सोच के किया गया होगा? पहली बात तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वोकेशनल कोर्स होंगे वो बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे रहते होंगे, तभी तो भाई इन्होंने ये बात लॉन्च की है। तो पुणे यूनिवर्सिटी बिलीव्स दैट वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड्स अ बेटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। पुणे यूनिवर्सिटी इज कॉन्शियस अबाउट, मतलब बच्चों के फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस है, तभी इन्होंने ये बात की है, बिल्कुल सही। आप रिलेट भी कर पा रहे हो बहुत आसानी के साथ, तो आपका बहुत हो जाएगा यहाँ पे, बहुत आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? चैन स्नैचिंग इंसिडेंट आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब जो चैन स्नैचिंग हो रही है, जो लोग क्या बोलते हैं छीन रहे हैं चैन वगैरह, ये काफ़ी बढ़ गया है डे टू डे। ऑब्वियसली इसका रीज़न क्या रहा होगा? इसके पहले क्या ऑप्शन किया गया होगा? मतलब अगर ये बात बोली गई है तो क्या सोच के बोली गई कि भाई उनका खौफ खत्म हो गया आजकल, ठीक है, या सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं है, तभी ये बातें हो पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो क्या लिखा है? पुलिस पर्सनल और इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंट, मतलब पुलिस भी इन्वॉल्व है। क्या ये सोच के बात थोड़ी बोली जा रही है? ये बात सिंपली इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अब चेन स्नैचर्स का जो खौफ है वो थोड़ा सा खत्म हो रखा है, काफ़ी खुले आम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये इसका थोड़ी ये सोच के थोड़ी बोला गया है ये। दूसरा देखो, चैन स्नैचर्स हैव नो फियर ऑफ पनिशमेंट, इनके पास पनिशमेंट का कोई फियर नहीं है, तभी वो डे बाई डे इंक्रीज करना। ऑब्वियस है यही हुआ होगा, तभी तो ये हुआ होगा। आप बताओ ये इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इन चैन स्नैचर्स को थोड़ा सा पनिशमेंट का खौफ अब नहीं रहा है, इसी वजह से ये बढ़ रहा है। तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो और आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड विदाउट एनी फेवर्स टू इवेल्युएट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बिना किसी फेवर के एग्जाम होना चाहिए जिससे बच्चों की ट्रू परफॉर्मेंस का पता लग सके, ठीक है। नो अनफेयर मीन्स और हेल्प सेल बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। कोई भी, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जामिनेशन जो है ना वो विदाउट एनी फेवर होना चाहिए, मतलब ये बात अगर ऐसी बोली जा रही है ना कि बिना किसी फेवर के बात होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग वगैरह हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है या होने की संभावना है, इस वजह से ये बात बोली जा रही है। तो वही यही चीज़ वही चीज़ आप लिखा है कि भाई कोई भी अनफेयर मीन्स या हेल्प प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सोच के ये बात बोली गई है। दूसरी, टीचर शुड हेल्प दियर फेवरेट स्टूडेंट परफॉर्म बेटर। अच्छा बताओ, टीचर हेल्प करते हैं क्या, इस वजह से बात बोली गई? बिल्कुल नहीं। बात समझ रहे हो? ये रीजन है तब ये बात बोली है, तो आपका ओनली 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ओनली ए वाला ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर समझो क्या लिखा है कि एग्जामिनेशन जो होना चाहिए वो विदाउट एनी फेवर होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे लिखा है टीचर शुड हेल्प दियर स्टूडेंट, टीचर को अपने फेवरेट बच्चों की सहायता करनी चाहिए परफॉर्म बेटर करने के लिए। क्या इस वजह से ये बात बोली जा रही है? बिल्कुल नहीं। ये बात इसलिए बोली जा रही है कि भाई कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इस वजह से ये बात बोली जा रही है। तो आपका ओनली 1 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, टिकट्स का जो प्राइस है वो 50,000 से भी पार कर गया है। अच्छा ये बात ऐसे बोली जा रही है ना भाई, टिकट्स फॉर बिजनेस क्लास आर एक्सीडिंग, यहाँ पे हिंदी में पढ़ो, बिजनेस क्लास के टिकट 50,000 से बहुत अधिक कीमत पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे ऐसी बात बोला जाए 50,000 से बहुत अधिक कीमत पे उपलब्ध है। अभी जो लैंग्वेज यूज हुई है क्यों यूज हुई है, मतलब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हो सकता है भाई ये काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, मतलब ये वैल्यू फॉर मनी ना हो, मतलब जितना एवरेज प्राइस होता है उससे काफ़ी हाई हो, इस वजह से तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि बिजनेस क्लास का टिकट 50,000 से भी बहुत अधिक कीमत पर उपलब्ध है। तो अगर ये लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, ऐसे बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये काफ़ी ओवर प्राइज्ड हो रखा है, तभी ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ टिकट फॉर अदर क्लासेस आर हैज़ बिन केप्ट रीजनेबल। ये कोई रीज़न नहीं होगा कि ये बात इसलिए बोली जा रही है, ये बात इसलिए सिर्फ बोली जा रही है क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया गया, तब ये बात बोली जा रही है। 50,000 इज अ ह्यूज अमाउंट टू पे फॉर टिकट फॉर बिजनेस क्लास, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ये बात ऐसे बोली जा रही है कि 50,000 से भी काफ़ी ज़्यादा कीमत में उपलब्ध है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, काफ़ी हैवी अमाउंट है, ठीक है। तो आपका ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली असम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। देखो आर्गूमेंट्स का मतलब देखो सिंपल सा क्या होता है कि अगर आप कोई बात बोल रहे हो, हाँ में बोल रहे हो, तो उसका जो आप रीज़न दे रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। या अगर आप कोई बात ना बोल रहे हो तो जो रीज़न होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको एक एग्जांपल दूँ ना, तो आर्गूमेंट इज जस्ट लाइक अ डिबेट। ठीक है, डिबेट में कोई मानो डिसीजन लिया गया है या कोई स्कीम लॉन्च की गई है, मानो कोई स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, तो एक लोग बोल रहे हैं कि यस ये स्कीम काफ़ी सही है, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये स्कीम बिल्कुल ही खराब है। तो यहाँ पे यस या नो से मतलब नहीं है कि ये सही है या गलत है, ये मतलब है ही नहीं। मतलब ये है कि अगर यस है तो आप इसका रीजन कितना स्ट्रांग दे पाते हो जिससे मैं आपसे सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, ये स्कीम सही है। अगर नो आप बोल रहे हो तो आपको जो रीजन आप दे रहे हो वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मैं ये मान जाऊं कि हाँ भाई बात तो सही है, ये स्कीम गलत है। समझ रहे हो? जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं मैं, एक चैनल है ध्रुव राठी का और एक चैनल है अभी एंड न्यू का। ठीक है, मान लो बीजेपी ने कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की या बीजेपी ने कोई बढ़िया डिसीजन लिया, तो आप अगर ध्रुव राठी को सुनोगे तो ध्रुव राठी बोलेगा कि भाई इन्होंने डिसीजन बहुत गलत लिया है। और आप जब ध्रुव, आप भले से आपको ऐसा लग रहा है ना कि डिसीजन बहुत सही लिया गया है, फिर भी अगर आप ध्रुव राठी को सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये डिसीजन बहुत गलत है। वहीं अगर आप अभी न्यू को सुनोगे तो आपको लगेगा बीजेपी का डिसीजन बहुत सही है। आपको भले से पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं यार डिसीजन बहुत गलत लिखा है, लेकिन जब आप अभी न्यू को सुनोगे तो आपको लगेगा, आपको ऐसा फील हो जाएगा कि हाँ यार डिसीजन तो बहुत ही सही लिया गया है, भले से आपको पहले लग रहा था कि गलत लिया गया है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं ना वो काफ़ी स्ट्रांग दे रहे हैं। मतलब जो वो रीज़न दे रहे हैं, जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपका आंसर यस है या नो है। अगर आप यस बोल रहे हो तो उसका रीज़न आप कितना स्ट्रांग दे रहे हो, अगर आप नो बोल रहे हो तो उसका रीज़न कितना स्ट्रांग दे रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मान लो प्लास्टिक बैन कर दिया गया, मान लो डेयरी प्रोडक्ट से भी प्लास्टिक बैन कर दिया, मतलब जैसे दूध आप अमूल का लेते हो, ठीक है, वो ऑब्वियस है पैकेट में आता है, प्लास्टिक का होता है। मान लो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई ये जो प्लास्टिक है ये बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई बहुत ही सही डिसीजन लिया, अब इसका मैं क्या रीज़न दूंगा कि भाई वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और वो काफ़ी पोल्यूशन करता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी डिप्लीट हो रहा है, ओजोन का भी डिप्लीट हो रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, फ्यूचर काफ़ी बेकार है। ठीक है, एनवायरनमेंट पर्पज से। तो ये रीज़न काफ़ी स्ट्रांग है कि भाई हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। कि अगर मैं वहीं पे बोलूँ नहीं यार बहुत ही गलत है इसको बैन करना, क्योंकि हम दूध आखिर कैसे फिर देंगे पैकेट में? भाई भाई कागज में थोड़ी आएगा, या बर्तन काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो आखिर, और अगर बर्तन में नहीं देंगे तो काफ़ी मिलावट भी हो सकती है बीच में। जैसे अभी अमूल का दूध है और वहीं अगर आप खुला दूध लो तो खुले दूध पे आपको इतना भरोसा नहीं रहेगा क्योंकि उसमें मिलावट होने की चांसेस है। तो क्या करोगे आप फिर? तो काफ़ी दिक्कत है, इसका भी अल्टरनेटिव कोई बन नहीं पाया है। इस वजह से जो नो वाला है उसका भी आप एक काफ़ी स्ट्रांग आर्गुमेंट दे रहे हो कि हाँ भाई ये बैन करना सही नहीं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी इससे, क्योंकि अभी कुछ अल्टरनेटिव है नहीं इसका जिसको हम यूज़ कर सके। तो ये काफ़ी स्ट्रांग आर्गुमेंट है, दोनों ही आर्गुमेंट स्ट्रांग है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप यस बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, अब मैटर ये करता है कि इसके अंदर जो आप बातें करो वो कितना स्ट्रांग है। जैसे मैंने बोल दिया हाँ भाई प्लास्टिक को बैन कर दो क्योंकि बहुत अच्छा होता है ये। भाई क्या अच्छा होता है तुम एक्सप्लेन तो करो, तुम्हारा आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। क्या अच्छा होता है इस वजह थोड़ी बैन कर दोगे तुम? ठीक है, या मेरा मन करता मैंने बैन कर दिया, ये बहुत ही वीक आर्गुमेंट है। आपको बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट देना जिससे हाँ कन्वीनियंस हो जाए बंदा कि हाँ भाई बात सही हो रही है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन इस बेस्ड। कह रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज इंक्रीजिंग, मतलब इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप यस बोल रहे हो तो यस के अंदर क्या बात बोल रहे हो, क्या ये बात इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ भाई ये रीजन हो सकता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये जो आर्गुमेंट है, अगर आपने हाँ बोल दिया कि हाँ भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है इंडियंस की, तो क्यों हो रही है, इसका जो आप रीजन देना है वो आपको स्ट्रांग देना है। तो आपने क्या दिया रीजन कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो काफी बेटर हो गई है। तो ऑब्वियसली अगर मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो जाए तो इंसान लंबा जी सकता है। अगर उसका मानो इलाज ही नहीं हो पा रहा, कोई छोटी बीमारी होगी वो उसको परेशान कर देगी, लेकिन अगर इलाज हो पा रहा है, जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, आजकल तो लोग कैंसर से बच भी जाते हैं। ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल अच्छा है भाई बच गया इंसान। अदरवाइज अगर मेडिकल फैसिलिटी बेकार होती तो थोड़ी बच पाता। तो ये रीज़न है, ये बिल्कुल सही बात है, ये आर्गुमेंट काफ़ी स्ट्रांग है कि हाँ ये रीज़न है कि ये हो पा रहा है।
तो ये जो यहाँ पे बस ये कहना है कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है, तो जो अंदर बात बोल रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, ये इस वजह से ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। सेकंड में क्या करा है कि पीपल फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है भाई, लोग फिजिकली फिट है तो ऑब्वियसली ज़्यादा जिएंगे, ठीक है। क्योंकि तो ये भी आपका बिल्कुल ही स्ट्रांग, और मतलब जो अगर मैंने यस बोला तो अंदर में कितनी स्ट्रांग बात बोल रहा हूँ ये मैटर करता है। यहाँ पे दोनों ही बातें काफी स्ट्रांग है, तो दोनों ही आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो क्या है कि ऑयल्स शुड बी टोटली रिमूव फ्रॉम ऑयल डाइट। तो ये बात बोल दी गई, इसको आपको सत्य मान लेना है कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि बात सही बोली जा रही है गलत बोली जा रही है। अब मैंने बोल दिया यस, हाँ भाई रिमूव कर देना चाहिए था, अब मैं अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखो अब मैंने अंदर का एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर मैं सारे ऑयल्स को अपने डाइट से रिमूव कर दूँ तो ये हमारा बजट जो है वो काफ़ी सही रहेगा। अब बताओ क्या ये जो रीज़न दे रहा हूँ क्या ये स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं है भाई। अगर ये बात बोल रहा हूँ ना कि भाई ऑयल को पूरा रिमूव कर देना चाहिए खाने से, तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि भाई ऑयल हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ऑयल से हार्ट अटैक्स आते हैं, ठीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। ये सब रीज़न हो सकते थे इसके, ठीक है। ये इसका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है कि हाँ अगर मैं बैन कर रहा हूँ, अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ अपने डाइट से, तो उसका रीज़न मुझे स्ट्रॉन्ग देना है। तो ये तो कोई रीज़न नहीं कि मैंने बजट को सही करने के लिए अपना ऑयल कम कर रहा हूँ, ये थोड़ी ना कोई रीज़न है, तो ये बिल्कुल ही गलत रहेगा। दूसरा देखो क्या लिखा है, नो। दूसरा वाला कह रहे हैं नहीं भाई नहीं रिमूव करना चाहिए टोटली डाइट से। अब उसका रीजन देखो, रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ये मैटर कर ही नहीं रहा इसके, आप इस नो को सपोर्ट कैसे कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सम टाइप्स ऑफ ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस और जो कि खुद से हमारी बॉडी खुद उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो ऑब्वियस यहाँ पे इसने जो रीज़न दिया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया कि क्यों नहीं रिमूव किया जाना चाहिए। मतलब कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं और हमारा बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं करता, बनाता है, मतलब उसको हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप सारी चीज़ें रिमूव कर दोगे तो ये चीज़ आपकी कैसे फुलफिल होगी, और ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये जो इसने रीज़न दिया ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया, तो इस वजह से सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, तो ओनली सेकंड आपका सही हो जाएगा। शुड इलेक्शंस बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट यूनियंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपको यस नो मैटर नहीं करता, अगर आप यस बोलो तो उसका रीजन कितना स्ट्रांग दे रहे हो, नो उसका रीजन। अगर मैं एक इसको बिना देखे कर बोलूँ ना, तो अगर मैं यस बोल रहा हूँ तो इससे क्या होगा, इसका मैं रीजन नहीं दे सकता हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है, उसको रीजन देना पड़ेगा कि फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारे जो स्टूडेंट है सीखते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सीखते हैं, जो आगे चल के देश के भविष्य के लिए काफी बेटर पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ये इसका एक अच्छा रीजन हो सकता है। अदरवाइज क्या है, आपको पॉलिटिक्स पढ़ाई नहीं गई, आप वहाँ पे जाके बेकार बेकार डिसीजन ले रहे हो। तो अगर आप इसको शुरू में करोगे, शुरू में अगर इसको जैसे स्कूल कॉलेज में अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ें करते हैं, कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ये आप यस में अगर रीजन दोगे ये दोगे, अगर नो में दोगे तो नो में देखो आप देखते होगे आजकल रील्स वगैरह में काफ़ी गुंडागर्दी लोग करते हैं कि भाई बन गया उसका देखो गुंडागर्दी। अभी मैं एक इंटरव्यू देखा था, मतलब काफ़ी 1-2 साल हो गए, विकास देविकर्ती सर का। उसमें वो इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि जो इलेक्शन लड़ता था, मतलब उसका या तो वो समझ रहे हो ना, समझ जाओ कि या तो उसको मार पीटा जाता एकदम ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसा सीन रहता था पहले, अब तो काफ़ी सही हो गया है, लेकिन अभी भी आप देखते होगे ये गुंडागर्दी वगैरह चलती रहती है काफ़ी, मतलब उसको गलत वे में चीज़ें होती हैं आज भी। तो ये रीज़न मैं नो में दे सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यस, तो यस को सपोर्ट करने के लिए जो बात बोली जा रही है आपको उससे मतलब है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शन सो दैट द राइट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी हर्ड बाय अथॉरिटीज़। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये बना दिया जाएगा ना, स्टूडेंट इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट यूनियंस के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों की दिक्कतें हैं ना वो सुनी जाएंगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी आर्गूमेंट जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया गया है, तो पहला बिल्कुल सही हो गया है। दूसरा कि नो, it disrupts the educational environment and leads to chaos and violence in institute which does not solve any problem but creates more issue। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने ज़्यादा इशू क्रिएट कर देगा, लोग गुंडागर्दी वगैरह करने लगते हैं, आपको पता है ये सारी बातें। तो ये भी जो आर्गूमेंट दिया है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दिया, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो आपका बोथ हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने यहाँ पे यस नो से नहीं है, मतलब ये है कि अगर नो बोला है तो क्या बोलेगा, यस बोला है तो क्या बोला। अच्छा कुछ बातें ऐसी होती है ना जहाँ पे यस या नो नहीं बोला जा सकता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या लड़कियों का एजुकेशन बैन कर देना चाहिए, ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे यस बोलूँ तो यहाँ पे यस आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप यस को सपोर्ट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ से कि हाँ भाई बंद कर देना चाहिए, उसको आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो वो ऑलरेडी वीक हो जाएगा आपका यस वाला, चाहे यस के अंदर कोई भी बात लिखी गई हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या शुड स्ट्राइक्स इन द बैंकिंग सेक्टर बी बैंड, क्या बैंकिंग सेक्टर में स्ट्राइक्स बैन कर देना चाहिए? तो अगर मैं यस बोलूँ कि हाँ बैन कर देना, तो इसका रीज़न ये होगा भाई ऑब्वियस है, ये फाइनेंस वाला जो सीन होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। ठीक है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हॉस्पिटल की बात करूँ, हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हॉस्पिटल में क्या डॉक्टरों के स्ट्राइक्स पे बैन लगा देना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ लगा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप नो को थोड़ा कम सपोर्ट कर पाओगे, नो को बहुत ही रेयरली सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं नहीं बैन लगाना चाहिए। यस को लेकर सपोर्ट करने की काफ़ी बात है कि भाई अगर आप बताओ डॉक्टर से बैन, डॉक्टर इस टाइप में बैठ जाए, जो पेशेंट है जिसकी जान जाने वाली है भाई, उसके लिए कितना दिक्कत हो जाएगी। और भाई डेली हॉस्पिटल में लोग आते रहते हैं अच्छे खासे, काफ़ी सीरियस इमरजेंसी में, तो अगर डॉक्टर ही इस टाइप में बैठ जाएगा तो क्या आप समझ सकते हो कितना दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे आप नो मतलब हाँ यस को बहुत ही ईजिली सपोर्ट करो कि हाँ भाई बैन कर देना चाहिए, कि मतलब लोग डॉक्टर स्ट्राइक ना कर पाए। वैसा ही यहाँ पे भी सीन है। बैंकिंग सेक्टर में अगर यहाँ पे लिखा है नो, तो यहाँ पे लिखा है कि इन इन्फ्रिंजेस लेबर्स राइट, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना उनके राइट्स को आप दबा दोगे, क्योंकि भाई अगर आप उनको उनके राइट्स दबा दो और वो स्ट्राइक भी ना कर पाए तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो इसका आर्गूमेंट है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये डॉक्टरों के लिए भी ये आर्गूमेंट लग सकता है कि भाई डॉक्टर उसका भी राइट्स वहाँ पे खत्म कर जाएगा, और अगर उनके स्ट्राइक्स लगाने पे बैन, अगर वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रॉन्ग दे दिया गया है। अगर यस की बात करूं तो यस में लिखा है इट अफेक्ट्स द पब्लिक एडवर्सली, मतलब पब्लिक को काफ़ी बेकार अफेक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि अगर भाई बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाए, स्ट्राइक पे चले गए सब, तो आपको कितनी दिक्कत हो जाएगी। भाई बैंक से काफ़ी काम होते हैं, रोज के रोज काम होता है काफ़ी, अब कभी जाओगे आपको कितना वेट करना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो मतलब दिक्कत तो आपको आएगी, ये पब्लिक को दिक्कत आएगी काफ़ी। तो ये जो आर्गुमेंट है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये आर्गुमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा, तो आपको बोथ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एवरी वन शुड रीड अ न्यूज़ पेपर डेली, सबको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इसका क्या रीज़न दिया है यस में, बिकॉज इट विल हेल्प नोइंग अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड एंड इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया बिल्कुल सही बात। अगर आप बोल रहे हो कि सबको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि भाई आप जिंदगी में क्या चल रहा है देश दुनिया में उसको लेके अवेयर रहोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये जो आर्गुमेंट है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर नो में क्या लिखा है, बिकॉज एवरी वन डज नॉट प्रिपेयर फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब कोई सेंस है इस बात का कि नहीं सबको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते। क्या आप बताओ, न्यूज़पेपर सिर्फ लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं? नहीं, आपके पापा भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, मम्मी भी पढ़ते होंगे, क्या वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है? नहीं कर रही हैं। तो समझ रहे हो, ये तो जो आर्गूमेंट है ना भाई, कोई और बात बोलता तो हम सोच सकते हैं, लेकिन भाई ये आर्गूमेंट है, ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता कि नो, नो सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ने से बजाय लोग मोबाइल फ़ोन में भी न्यूज़ देखना भी पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, वहाँ से भी न्यूज़ के बारे में जान जाते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं, वहाँ से भी न्यूज़ के बारे में जान जाते हैं इंपॉर्टेंट। अगर ये लिखा रहता तो वहाँ पे आर्गूमेंट स्ट्रांग हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर्गूमेंट काफ़ी वीक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आर्गूमेंट स्ट्रांग है, ये वाला वीक है, तो आपका ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड स्टूडेंट चीटिंग इन एग्जाम बी पनिश्ड, क्या जो स्टूडेंट चीटिंग करते हैं एग्जाम में क्या उनको पनिश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो यहाँ पे ना नो में आप कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट दे नहीं पाओगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, क्योंकि आप पता है भाई भाई ये तो गलत बात है ना। तो हाँ यस में आप आर्गुमेंट दे लोगे इजीली, लेकिन यस में भी आपको आर्गुमेंट अच्छा देना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दो कि हाँ इससे मजा आएगा मुझे, ऐसे थोड़ी आर्गुमेंट दे दोगे भाई। तो यस के अंदर जो बात लिखोगे वो ऐसा लिखोगे कि भाई जिससे पनिशमेंट देने से बाकी लोग डरेंगे और दोबारा दोबारा चीटिंग नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है। अच्छा, लेकिन नो में यहाँ पे आप आर्गुमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये बात गलत है, इसमें नो का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि नो में आप नहीं दे पाओगे। हो सकता है कुछ ऐसा आर्गुमेंट दे दो जो आपको कन्विंसिंग लगे, लेकिन 90% केस में आपको नहीं लगेगा, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या है, नो चीटिंग इज अ कॉमन फैक्ट अमंग सक्सेसफुल पीपल, क्या कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल गलत हो गया। यस, अच्छा यस में मैटर ये नहीं करता, आप यस देख के टिक मार दो, यस के अंदर जो बात लिखी गई है वो कितना कन्विंसिंग है ये मैटर करता है। As the exams are conducted to assess the competency of an individual, so they should give exam honestly. में honestly एग्जाम देना चाहिए जिनकी उनका रियल परफॉर्मेंस का पता चल सके। बिल्कुल सही बात है, सेकंड वाला आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका ओनली सेकंड हो जाएगा। ठीक है। शुड द सेल एंड यूज ऑफ टोबैको बी कंप्लीटली बैन इन इंडिया? अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो क्या ये बैन है? नहीं है, जबकि सबको पता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी बैन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा बैन? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू आता है।
ठीक है, इसमें काफ़ी लोग एम्प्लॉयड है, इस वजह से बैन नहीं हो रहा है। ठीक है, मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो ये है कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ऑब्वियसली रेवेन्यू आएगा तो उसमें कुछ वर्कफोर्स भी रहेगी। ठीक है, उनकी रोजी रोटी इससे चल रही है। तो ये सारे रीज़न है। तो आपको ये बस बताना है कि अगर आप यस बोल रहे हो तो आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग दे रहे हो, नो बोल रहे हो तो आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग दे रहे हो। तो अगर आप यस बोल रहे हो तो आपको पता है कि जो आप आर्गुमेंट देने वाले हो वो ये दोगे कि उससे काफ़ी बीमारियां होती हैं, ये सब आर्गुमेंट दोगे। अगर आप नो बोल रहे हो तो आप यही आर्गुमेंट दोगे कि भाई गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू आता है, काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, यही सब दोगे। ऐसा नहीं दोगे कि भाई नो, इससे इसको करने से काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा थोड़ी ना आर्गुमेंट दोगे, ये थोड़ी ना कोई आर्गुमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यस टोबैको कॉज ओरल कैंसर एंड अदर डिसीज। ये रीजन बिल्कुल सही है, मतलब ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि भाई इससे ये चीजें होती हैं, इस वजह से इसको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरा, नो, काफी वर्कर्स इसमें एम्प्लॉयड है, वो जॉब को खो देंगे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दोनों ही आपके आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बोथ हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यस नो मैटर नहीं करता, यस के अंदर जो बात लिखी गई है, नो के अंदर बात लिखी गई है, वो कितना कन्विंसिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मैटर करता है। शुड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर भी इंक्लूडेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम। क्या अलग अलग टाइप्स के बॉलर, मतलब कुछ फास्ट होने चाहिए, कुछ स्पिन होने चाहिए, कुछ स्विंग डालने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो क्या अलग अलग टाइप्स के बॉलर होने चाहिए? बिल्कुल सही बात है, होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप नो में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाओगे। ठीक है, नो में नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है, आप भी टीम क्रिकेट देखते हो तो उसमें भाई फास्ट बॉलर्स भी रहते हैं, स्पिनर्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे नो का तो कोई सेंस, आप कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे नहीं पाओगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यस बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन अ टीम। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही जो आर्गुमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग दे दिया है। नो बिकॉज द स्पेक्टेटर्स लाइक सीइंग फास्ट बॉलर्स। अच्छा बताओ, कोई कोई सेंस है इस बात का कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स जो देखने वाले होते हैं उनको फास्ट बॉलर्स ही पसंद है, क्या इस वजह से टीम में से फास्ट बॉलर्स रहे? ये कोई आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मैदान की बात हुई होती ना, तो वहां पे अगर ऐसी बात हुई कि फास्ट बॉलर को रखो, तो वहां पे हम एक ये दे सकते थे वो रीजन कि वो जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए काफी बेकार होती है। एक सेकेंड, वो स्पिनर्स के लिए काफी बेकार होती है, वहां पे स्पिनर्स काफी ज्यादा पिटते हैं, तो वहां पे फास्ट बॉलर्स को खिलाना काफी ज्यादा इंडियन टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉल तो वहां पे ये रीजन स्ट्रांग हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओनली वन हो जाएगा, तो आपका ओनली वन स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शुड द गवर्नमेंट कंट्रोल द कंट्रीज न्यूज चैनल। क्या गवर्नमेंट को कंट्री के न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करना चाहिए? देखो अब यहाँ पे यस में वैसे तो आप ज्यादा नहीं दे पाओगे, लेकिन आप यस में एक चीज ये बोल सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, यस में आप एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं दे सकते। न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं कभी कभी, देखो यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल करने की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रही कि पूरा बैन कर दें या बंद कर दें या अपने इशारों पर नचाए, कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो अगर मैं यस में रीजन देना चाहता कि हाँ करना चाहिए, तो इसमें ये रीजन दे सकता था कि काफी बार ऐसा होता है कि न्यूज चैनल काफी गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जिससे काफी लोगों में काफी दंगे उंगे फैल जाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो सकता था उस केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम ही अपने अंडर कर लिया। ठीक है, नियंत्रित करने वाले थोड़ा सा कंट्रोल में रख रहे हैं। तो हालांकि बहुत ही कम रीजन दे पाओगे, लेकिन हाँ ये एक रीजन हो सकता था कि भाई न्यूज चैनल वाले कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, धर्म के अगेंस्ट भड़का रहे हैं लोगों को, तो उस केस में थोड़ा सा ये कर सकते थे। ठीक है, अगर नो बोल रहे हो तो नो ये बोलो कि भाई की जो जो हमारी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उनको भी एक फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुल के बोल सकें, खुल के बात रख सकें, डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, ये सब बातें बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यस न्यूज़ इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इन मेनी कंट्री। मतलब देखो पहले तो ये बात समझो कि आप कभी भी आर्गुमेंट में किसी और का एग्जाम्पल नहीं दोगे। अगर आप, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, ये एग्जाम्पल आपको नहीं देना है, ये आपका गलत हो जाता है। आप किसी और का एग्जाम्पल नहीं सकते हो। एक चीज और, आप ऐसा भी कहीं पे ये हार्श वर्ड यूज हो रहा है, मतलब ये आपका किसी और का एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है। साथ में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि सिर्फ यही तरीका है ओनली, ये सारे भी हार्श कीवर्ड होते हैं, ये भी आपके गलत होते हैं मोस्टली। ठीक है, कि सिर्फ यही तरीका है इसको करने का, वो भी आपके गलत होते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है कि तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंट्री का आप एग्जाम्पल ले रहे हो, इसको आप दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लेके आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, नो कंट्रोलिंग एनी न्यूज लूजेस इट्स रिलायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आप कंट्रोल करोगे तो उस न्यूज चैनल की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। तो इसका आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो क्यू वाला आपका सही हो जाएगा, ओनली क्यू आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। शुड एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल बी इन मदर टंग? तो यहाँ पे भी आप यस में भी दे सकते हो जवाब, नो में भी दे सकते हो। वैसे नो में कम चांसेस है देने के, लेकिन देखते हैं क्या बोला है नो में। यस में तो सिंपल है कि भाई काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो यस में क्या लिखा है कि हाँ मतलब देना चाहिए प्राइमरी लैंग्वेज में, प्राइमरी लेवल मदर टंग में देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझने में। तो बिल्कुल सही बात है। नो में क्या लिखा है, फाइंडिंग ट्यूशन टीचर्स इन मदर टंग इज डिफिकल्ट। अब बताओ क्या ये रीजन स्ट्रांग है, क्या ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है कि मतलब नो भाई मदर टंग में नहीं होना चाहिए? क्यों? रीजन क्या दिया है कि मदर टंग में टीचर से मिल पाते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेकार सा रीजन दिया है। क्यों नहीं मिल पाएंगे भाई? भाई मदर टंग में तो ज्यादा इजीली मिल जाएंगे। तो आपका ओनली वन आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे। शुड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बी अलाउड इन एन एग्जामिनेशन हॉल? क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ किए जाने चाहिए? अब देखो यहाँ पे आप यस में काफी कम बातें बोल पाओगे, मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन होने चाहिए क्योंकि उससे चीटिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस तो आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्या पता यस आपका कन्विंसिंग आपको लगे। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है नहीं होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे यस कन्विंसिंग लगे। क्या कह रहा है? यस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर कॉस्टली एंड इट इज नॉट सेफ टू लीव देम आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। भाई लाए ही क्यों फिर? मतलब यहाँ पे देखो रीजन क्या दे रहा है कि भाई अब देखो ऐसा होता है ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर बैग वगैरह रख देते हो अपना, ठीक है, बाहर ही निकाल देते हो। अच्छा बाहर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप बाहर निकालो क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट है, आप एग्जाम हॉल में ले आओ, क्या ये कोई रीजन है? आप खुद बताओ, क्या ये कोई तुक है बोलने का? तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऊपर क्या लिखा है? नो, मतलब आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि उससे चीटिंग करना काफी आसान होता है। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि आप उससे चीटिंग कर लोगे। तो आपको ओनली वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा आपको चीजें समझ में आ गई होंगी आर्गुमेंट का मतलब। देखो आर्गुमेंट देखो, अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अजप्शन में क्या होता है? अजप्शन में ये होता है कि आप अगर कोई बात बोले हो, कोई बात अगर स्टेटमेंट में लिखी गई तो क्या सोच के लिखी गई है, ठीक है। क्या सोच के डिसीजन लिया गया? जो अजप्शन में लिखा है, जो बात बोली जा रही है वो क्या सोच के बोली जा रही है। आर्गुमेंट में क्या है कि कोई चीज क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अगर यस बोल रहे हो तो अंदर आप उसका क्या सॉलिड रीजन दे रहे हो, अगर नो बोल रहे हो तो आप क्या सॉलिड रीजन दे रहे हो। ये आपके सॉलिड रीजन पे डिपेंड करता है कि अगर आप यस को किस तरीके से कन्विंस करा रहे हो या नो को किस तरीके से कन्विंस करा रहे हो। तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपका आर्गुमेंट हो गया। अब कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी कि भाई ये समस्या हो गई है, अब आप क्या करोगे। तो आपको किसी एक लोग के पक्ष में सोच के नहीं सोचना, आपको पूरा ओवरऑल सोचना है। जैसे आप डीएम हो या आप सबसे बड़े हो, आपको डिसीजन लेना सबके भले के लिए लेना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात होती है, प्रॉब्लम का जिक्र होता है, और आपको नीचे लिखना होता है कि अगर ऐसी समस्या आई है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अब करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन में। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ भी अगर हुआ है तो अब आप क्या करोगे आगे, जिससे सबका भला हो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आपको बायस्ड होकर नहीं सोचना है कि आप किसी एक पक्ष के बारे में सोचो, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वेदर ब्यूरो हैज रिसेंटली फोरकास्टेड एक सेकेंड। देखो जो वेदर ब्यूरो है उसने अभी रिसेंटली फोरकास्ट किया है कि जो अगले वीक वेदर ऑफ कश्मीर जो है वो काफ़ी हैवी स्नोफॉल होगा पूरे वीक के लिए। तो अब आपको, अगर आपको ये बात पता है तो आपको क्या करना चाहिए। द वेदर ब्यूरो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसकी बात हो रही है। तो अब देखो कोर्स ऑफ एक्शन देखो, उससे आप समझ जाओगे। द वेदर ब्यूरो शुड प्रोपेगेट द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट कश्मीर थ्रू वायरस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, मतलब इनको इस इंफॉर्मेशन को वायरस प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी हर जगह फैला देनी चाहिए, जिससे लोग अलर्ट हो जाएं। तो बिल्कुल ये आपको करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए भाई। जैसे बारिश आपको भी दिखता होगा, जैसे अभी मैं नोएडा में था, गाजियाबाद में था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मेरे पे मैसेज आया कि भाई आने वाले 1-2 घंटे में काफ़ी तेज़ तूफान होने की संभावना है, तो थोड़ा बच के रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ऐसा मैसेज आता है, आपके यहाँ भी आता होगा। तो ये अलर्ट ही तो करते हैं जिससे आप सेफ रहो। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये करना बहुत जरूरी है कि आप वेरियस प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग जगह इन्फॉर्म कर दो, जिससे इन्फॉर्मेशन फैल जाए, लोगों को पता चल जाए, लोग थोड़ा अलर्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि द सिविक बॉडीज मस्ट मेक अरेंजमेंट टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स। ऑब्वियसली रोड्स का चलना बहुत जरूरी है, तो भाई ऐसा मैनेजमेंट करो जिससे रोड्स की जो स्नो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है
वो सही से हो सके, उसमें दिक्कत ना आए। ये भी बिल्कुल सही है, ये आपको करना चाहिए। देखो ये भी आपको करना चाहिए, ये भी आपको करना चाहिए। द न्यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग आउटसाइड द स्टेट, मतलब ये जो न्यूज़ है वो कश्मीर से बाहर नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई क्यों नहीं जानी चाहिए? अब तो इसका कोई सेंस है? आपको पता है कि ये दिक्कत हो रही है, तो आप क्या ये करोगे? कोई सेंस नहीं बना रहा। हाँ ये आपको करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। भाई इससे क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा इससे? बल्कि अगर मैं स्प्रेड करूंगा तो जो लोग प्लान बना रहे हैं घूमने का, वो थोड़ा सा डिले कर देंगे कि भाई अभी स्नोफॉल होगी, दिक्कत होगी, हमारा पैसा बर्बाद होगा, इससे अच्छा मैं एक हफ्ते बाद जाऊं। ठीक है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि टुनाइट इफ आई नीड द डव along with yeast and sugar for my donuts I will be able to bake and serve them fresh to my guests tomorrow evening। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं आज इस डो को, मतलब जो भी गूंद दूध के रखना रहता होगा ईस्ट और शुगर के साथ, अगर मैं कर देता हूँ तो कल शाम को जो मेरे गेस्ट आएंगे उनको मैं फ्रेश डोनट्स सर्व कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता होगा ना कि उसको रेडी करने के लिए एक दिन पहले ही डो रेडी कर लेना रहता होगा, जिससे वो एक दिन में प्रिपेयर होता होगा और अगले दिन हम उसको फ्रेशली सर्व कर सकते हैं। तो अगर मैं करूंगा तो ऐसा होगा। तो अब बताओ मुझे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है भाई, पहली बात तो अगर आपको कल सर्व करना है तो ऑब्वियस है आज आपको सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये बात है, तो मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा। अब एक बार आप ऑप्शंस पढ़ो। आई मस्ट मेक अरेंजमेंट टू प्रिवेंट द डो फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड गिव गुड बेकिंग रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है कि मुझे सारे अरेंजमेंट कर लेने चाहिए जिससे जो डो है मेरा वो खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई कल गेस्ट आ रहे हैं। दूसरी, आई मस्ट कैंसल ऑन माई गेस्ट फॉर टुमारो, मुझे कल वाले गेस्ट कैंसिल कर देना चाहिए। भाई क्यों करने चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाई क्यों कैंसिल करोगे? आप इसका सोल्यूशन निकालो ना कि अगर आपका ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आई मस्ट फॉलो माई डोनट्स रेसिपी प्रॉपरली एंड बेक देम एट द राइट टेम्परेचर, मतलब जो भी मेरा वो डोनट रेसिपी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए और उसको बहुत ही सही टेम्परेचर पर बेक करना चाहिए। तो ये भी आपको कोर्स ऑफ एक्शन लेना है कि मुझे जो डोनट्स बनाने हैं वो काफ़ी केयरफुली बनाने हैं। तो ये पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन सही है और ये तीसरा सही है। ये इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। तो आपका ओनली 1 एंड 3 सी वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द पीपल हु वर रिहेबिलिटेटेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट एल्यूमिनियम माइंस आर प्रोटेस्टिंग द पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ दियर न्यू हैबिटेट। मतलब भाई देखो कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनको यहाँ पे वो कर दिया गया है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मतलब यहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, ये जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मतलब लिविंग कंडीशन जो न्यू हैबिटेट की है वो सही नहीं है। अब क्या करना चाहिए, मतलब अगर ये कंडीशन है तो करना क्या चाहिए। मतलब जो ये पीपल हैं जिनको रिहेबिलिटेट कर दिया कहीं और पोजीशन पे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ की लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जो नया जगह पे शिफ्ट किया गया वहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो जो करना चाहिए सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार की वजह से ये यहाँ से वहाँ रिहेबिलिटेट हुए हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट मस्ट सेंड अ टीम टू दीज पीपल टू इंक्वायर अबाउट देयर कंप्लेंट। मतलब एक टीम को भेज के यहाँ पे पता लगाना चाहिए कि इनको दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी ही चाहिए। दूसरा, द न्यू हैबिटेट ऑफ दीज पीपल मस्ट बी इंस्पेक्टेड हेल्दी एंड सेफ लिविंग कंडीशन। मतलब जो नई जगह इनके लिए दी गई है जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उसका प्रॉपर चेक होना चाहिए कि वहाँ पे जो हेल्दी और सेफ लिविंग कंडीशन है कि नहीं, उनका प्रॉपर चेकअप होता रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन में आ जाएंगे ए और बी। तो मतलब जो प्रॉब्लम लिखी है उसका क्या आप किस तरीके से सोल्यूशन निकालोगे, आपको ये सोचना है अनबायस्ड होके। ठीक है, कंट्री एक्स वाई जेड हैज मोर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स देन एक्सपोर्ट। मतलब जो कंट्री, पहले तो ये समझो कि अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट कम हो रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है गुड्स का और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड एम्प्लॉय देम फॉर एक्सपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट को जो उनके यहाँ पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसका पता लगा के उसको प्रॉपर वे में उसकी ग्रोथ वगैरह करनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे यहाँ गेहूँ चावल बहुत अच्छा होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चीज़ें पता लगा के गेहूँ चावल की ग्रोथ और अच्छी करूँगा जिससे मैं इसको और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ चावल की होने की जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशन है, वो बहुत ही अच्छे से फुलफिल हो जाती हैं। तो वो चीज़ कह रहा है कि भाई मुझे पता लगाना चाहिए कि मैं क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हमारा
एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। दूसरा क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शुड मिनिमाइज द कंट्रीज इम्पोर्ट बाई लॉन्चिंग स्कीम्स एंड एक्शन टू प्रोड्यूस दोज आइटम्स इम्पोर्टेड इन द कंट्री इटसेल्फ। मतलब बिल्कुल सही बात है, मतलब जो चीज़ बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से जो चीज़ हम खुद से बना सकते हैं उसको हम खुद से बना लें। और वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बना सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हम खुद से बना सकते हैं, जिससे हम इंपोर्ट कम करें वो चीज़। जैसे मान लो ये कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है, यहाँ से मैं ये सामान मंगा रहा हूँ, तो क्यों नहीं ये सामान मैं खुद अपने यहाँ बना लूँ, ठीक है। तो इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो आपका बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, Rahul has a deadline for a project in just 2 days and he has not yet started working on his project based on the following course of action. Select the correct one। मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसपे राहुल ने भी काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसको 2 दिन में सबमिट करना है। अब बताओ राहुल को क्या करना चाहिए। राहुल को इमीडिएट वो काम स्टार्ट कर देना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान बना के कि कैसे कैसे मैं इसको 2 दिन में फिनिश करूंगा। भाई यही तो राहुल को करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा राहुल को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, आपको खुद से नहीं लिखना है यहाँ पे चीज कोर्स ऑफ एक्शन, आपको बस टिक करना कि ये सही है कि गलत है। ये लिखा है ही मस्ट इमीडिएटली रीड अ बुक ऑन टाइम मैनेजमेंट टू अवॉइड सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अब बताओ उसको ये दिक्कत हुई है, मैं उससे बोल दूं भाई एक टाइम मैनेजमेंट की बुक पढ़ लो। आप बताओ क्या इसका टाइम है उसके पास, भाई 2 दिन में सबमिट करना है, बुक पढ़ने थोड़ी बैठ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, कोई सेंस नहीं बनता इसका। ही मस्ट मैनेज हिज टाइम एफिशिएंटली एंड स्टार्ट हिज प्रोजेक्ट विदाउट डिले। मतलब उसको अपना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके उस काम को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। ही मस्ट प्लान अ लेआउट ऑफ हिज प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग दैट लेआउट। मतलब पहले उसको एक प्रॉपर प्लान बना लेना चाहिए कि ऐसे 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 मैं 2 दिन में फिनिश करना है मुझे, उसका फिनिश करने पर लग जाना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो आपका ये दोनों ही सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। कोर्स ऑफ एक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम लेके उसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या डिसीजन लोगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन करोगे कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी ऑफ द फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल वर्क सेंड हिज हर स्टूडेंट टू द इंटर कॉलेज डिबेट द कॉलेज विल डेफिनेटली गेट सम प्राइज। मतलब अगर जो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क की फैकल्टी है और अगर वो अपने किसी स्टूडेंट को भेजते हैं इसमें, तो कॉलेज जरूर प्राइज जीतेगा। तो ऑब्वियस है भाई, इनको तो भेजना ही चाहिए, इनको तो भेजना ही चाहिए। हो सकता है वहाँ पे जो बच्चों का सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, तो उनको तो भेजना ही चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, द मैनेजमेंट मस्ट मेक श्योर दैट आइदर ऑफ द टू फैकल्टीज ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल वर्क मेक्स हिज हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अच्छा, यहाँ से अगर मुझे प्राइज मिल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से तो बच्चे भेजने ही चाहिए। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई कॉलेज को प्राइज जितवाना ही जितवाना है। मतलब जीते तो अच्छी बात है ना, तो क्यों ना, अगर वहाँ से मुझे पता है कि वहाँ से आएगा ये प्राइज, तो वहाँ क्यों ना भेजूँ मैं। तो मुझे मेक श्योर करना चाहिए कि वहाँ तो बच्चा जाए ही जाए। दूसरा, द मैनेजमेंट मस्ट अलाउ ओनली द स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्टूडेंट सोशल वर्क टू टेक पार्ट इन द डिबेट। अब बताओ इसका कोई सेंस है, पहले बताया भाई ओनली यूज हुआ है, जो कि मैंने बताया हार्श हो जाता है, वो गलत होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई इससे हमें डेफिनेटली प्राइज आएगा, ऐसा कह रहा है, मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि इससे प्राइज आएगा ही आएगा। तो इसके अलावा मैं कुछ भेजूँ या क्यों नहीं भेजूँ भाई, इससे तो डेफिनेट हो सकता है बाकी जगह से भी आ जाए। तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा कि मैं सिर्फ यहीं का भेजूंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, स्टूडेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी और सोशल वर्क मस्ट बी इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन इंटर कॉलेजिएट डिबेट। मतलब इन बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ से तो प्राइज आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इनको तो इंकरेज करना ही चाहिए। तो आपका पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दिल्ली ड्यूरिंग समर। मतलब अगर दिल्ली में समर के टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, तो आप क्या करोगे ये बताओ। तो पढ़ो, देखो क्या लिखा है, देयर शुड बी मोर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा और ज़्यादा इनिशिएट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाद जो एक्शन लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। The movement should encourage rainwater harvesting in all the new and existing residential complex। मतलब देखो रेन के टाइम पे बारिश तो होती है, तो क्यों ना हम उस वाटर को बचा लें, हार्वेस्ट कर लें, कंजर्व कर लें। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आपका बोथ कोर्स ऑफ एक्शन आपका हो जाएगा। The recent survey has revealed that the construction activity from the metro in the city has increased air pollution in the short term by 30%। मतलब रिसेंट में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे क्या हुआ है, एयर पोल्यूशन एक थोड़ी टर्म के लिए 30% से इंक्रीज कर गया है एयर पोल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि भाई आप कंस्ट्रक्शन बंद नहीं कर सकते, वो इंपॉर्टेंट है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप और तरीके निकालो ना कि और क्या आप कर सकते हो। देखो आपको कोई हार्श डिसीजन कभी भी नहीं लेना है। जैसे मान लो किसी ने आपका पेन चोरी कर लिया, आपने उसको 4 थप्पड़ जड़ दिया, तो ये हार्श डिसीजन है। आप उसको वार्निंग दो, भाई पेन 3 रुपए की चीज़ है या 5 रुपए की चीज़ है, तो आप उसको मार नहीं सकते ना। तो आपको हार्श कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना, आप उसको वार्निंग दे दो कि भाई अब से करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। या जैसे मान लो कोई हेलमेट लगा के नहीं चला, आप उसको जेल में थोड़ी डाल दोगे, आप उससे फाइन कर सकते हो जिससे वो गलती दोबारा ना करे, आप उसको वार्निंग दे सकते हो। ठीक है, तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि मेट्रो को रोक दें, नहीं बिल्कुल गलत बात है, मेट्रो को नहीं रोक सकते आप। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट मस्ट सीक ओवर द काउंटर मेजर्स लाइक स्क्रीनिंग द होल कंस्ट्रक्शन साइट टू चेक द स्प्रेड ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेट्रो। मतलब एक गवर्नमेंट को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि मतलब क्यों पोल्यूशन हो रहा है ज़्यादा, क्या दिक्कत आ रही है, हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग फाइन वाटर स्प्रेज टू डैम्पन डाउन द साइड्स। मतलब जो डस्ट है उनको जो हम वाटर स्प्रे करके उसको जो डस्ट है उसको डाउन कर, मतलब जमीन पे ला सकते हैं, तो उससे इतना एयर पोल्यूशन नहीं रहेगा, एयर में डस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही मेजर्स आप टेक सकते हो, ये दोनों ही एक्शन आप ले सकते हो। बाकी पहला वाला कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन नहीं रोक सकते। ठीक है, तो आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड वाला सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ रितु स्टडीज, देखो आप लिखा है अगर वो पढ़ेगी अच्छे से 6 आवर डेली फ्रॉम टुडे, आज से, तो जो आने वाला एग्जाम है 10 दिन बाद उसको वो पास कर लेगी। मतलब अगर वो 10 दिन 6 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई करे तो वो एग्जाम को पास कर लेगी। अब यहाँ पे लिखा है अगर ऐसा करती है तो वो पास कर लेगी। तो अब बताओ रितु को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली 6 घंटे पढ़ना चाहिए तभी तो पास कर पाएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा है रितु मस्ट इफेक्टिवली स्टडी साइंस फॉर 6 आवर डेली फॉर 10 days टू बी एबल टू प्रिपेयर इनफ टू पास हर एग्जाम्स। अब बताओ यहाँ पे साइंस कहाँ से आ गया? यहाँ पे साइंस कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। ठीक है, सारे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम की बात हो रही है, ऊपर से यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं हो सकता है, एक ही एग्जाम हो लेकिन मेंशन तो नहीं है। तो हम यहाँ पे साइंस थोड़ी डालेंगे, साइंस 6 घंटे पढ़ो, क्या यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की बात हो रही हो? तो ये थोड़ा सा गलत सा हो गया क्योंकि यहाँ पे साइंस मेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 6 घंटे साइंस ही पढ़े, बाकी सब्जेक्ट में भी तो पास होना है। ठीक है, तो क्या पे बाकी सब्जेक्ट अच्छे से बात हो रही है, मैनेजमेंट करके पढ़े बाकी सब्जेक्ट भी। यहाँ पे क्या लिखा है ऋतु मस्ट प्लान हर टाइम अहेड ऑफ प्रिपरेशन एंड गिव सफिशिएंट टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, सारे सब्जेक्ट को उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए जिससे वो सारे सब्जेक्ट में पास हो पाए, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट में पास कराना है इसको। तो ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है। तीसरा देखो, ऋतु मस्ट नॉट प्ले ड्यूरिंग दीज 10 days विच आर क्रूसियल फॉर हर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, मतलब इसको 3 दिन नहीं खेलना चाहिए। देखो देखो पहली बात तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, उसको 6 आवर डेली पढ़ना चाहिए। अगर वो 6 घंटे पढ़ रही है, यहाँ पे देखो ये जो बात है ये सत्य है, इसमें आपको डाउट रखना ही नहीं है। तब वो 6 घंटे पढ़ रही है तो आपको क्या लगता है खेलना उसका छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई सेंस नहीं बनता खेलना छोड़ने का। वो खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, 5-10 जरूरी भी होता है खेलना। तो ये बिल्कुल सही बात है। मतलब सॉरी, ये गलत बात है क्योंकि 6 घंटे मतलब 1-2 घंटे खेल भी लेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई लिखा है ना अगर 6 घंटे भी पढ़ती है ना तो भी वो सारे एग्जाम पास कर लेगी। तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ओनली 2 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, और ये आपका लास्ट है। मेनी केसेस ऑफ चिल्ड्रेन डेथ्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम AES इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब काफ़ी डेथ्स यहाँ से रिपोर्ट की गई हैं बिहार से काफ़ी। तो हम क्या करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट का सीन आ जाता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या लोगों को भी क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों जो भी उसका कॉज है जिस वजह से हो रहा है उसको लेकर थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि कैसे बचा जा सकता है। जैसे अगर मान लो डेंगू मलेरिया की बात हो रही होती है यहाँ पे, मान लेता हूँ अगर, तो ऑब्वियस है कि मच्छर ना काटें, ये लोग भी अवेयर हो सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि पानी कहीं पे ना जमा रहे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। या जो स्प्रे नहीं होते हैं जिनसे भगाया जाता है, मतलब लाइक मच्छर वाले जो चलते हैं आपको पता होगा, वो सब करना चाहिए। बाकी चीज़ें भी मेजर लेनी चाहिए कि भाई हॉस्पिटल्स में बेड हो, ये सारी चीज़ सारा मैनेजमेंट रहना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि द क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हेल्थ मिनिस्टर रेजिग्नेशन। बताओ यहाँ पे ये चीज़ हो गया तो हेल्थ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहा है। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी हार्ड डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये बिल्कुल गलत हो गया। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स शुड बी रस्ट टू द अफेक्टेड। जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, मतलब मुजफ्फरपुर में चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर का प्रॉपर क्रू भेजना चाहिए जिससे वो वहाँ के लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकें।
ठीक है, ट्रीटमेंट कर सकते हो, तो आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ये एक्शन आपको बिल्कुल लेना चाहिए, लोगों के हित में होगा, तो आपका ये सेकंड वाला सही है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें बहुत ही क्लियर हो गई होंगी कि मत देखो, अगर आपको मतलब पता है ना, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन को मैंने क्या मतलब बताया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब ये था कि कंक्लूजन में जो बातें लिखी गई हैं वो आपको स्टेटमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखनी चाहिए। इनडायरेक्टली में बहुत कम फ्लेक्सिबल होना था, बहुत ज़्यादा नहीं होना था, ये मैंने आपको बताया था। बाकी ये बात आपको डायरेक्टली इसमें दिखनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन में कि अगर ये दिक्कत है तो आप क्या डिसीजन लोगे, वो कोर्स ऑफ एक्शन जैसा ही थोड़ा बहुत हो जाता है। इन्फ्रेंस भी आपका कंक्लूजन जैसा ही होता है कि इन्फ्रेंस मतलब इन्फ्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कंक्लूजन ही मान के चलो, एग्जाम के हिसाब से अगर आप कंक्लूजन लेके भी चलोगे तो भी सही है। तो इन्फ्रेंस में भी क्या है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई वो आपको ऊपर स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अजप्शन। अजप्शन मतलब अगर कोई बात हुई है तो वो क्या सोच के बोली गई है। जैसे जियो ने प्राइस अगर बढ़ा दिया तो उसने यही सोचा होगा कि लोग अभी भी लेंगे, तभी उसने बढ़ाया। अगर लोग नहीं लेते तो उसने बढ़ाता थोड़ी ना। आर्गुमेंट में क्या है, आपको यस या नो में जवाब देना लगता है, लेकिन अगर यस या नो बोल रहे हो तो इसके आगे जो आप रीजन दे रहे हो, कितना सॉलिड रीजन दे रहे हो, कितना कन्विंसिंग दे रहे हो, वो मैटर करता है। आपका यस नो मैटर नहीं करता, यस नो के आगे जो बात लिखी गई है, जो यस को सपोर्ट कर रही है, नो को सपोर्ट कर रही है, वो मैटर करती है। कोर्स ऑफ एक्शन में सिंपल, कोई प्रॉब्लम हुई है उसको कैसे सॉल्व करोगे, अनबायस्ड होकर बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन नहीं लेना है आपको। मतलब ऐसा सोचना है कि मैं ही राजा हूँ, मुझे अगर प्रजा मतलब क्या करना चाहिए कि सबके हित में रहे, ठीक है, वैसे आपको सोचना है। लेकिन जहाँ पे हार्ड डिसीजन लेना पड़े वहाँ पे आपको लेना, मतलब अगर किसी एक बंदे ने 10 लोग का मर्डर कर दिया है तो ऑब्वियस है आप वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, उसको वार्निंग दे के नहीं छोड़ोगे, तो वहाँ पे तो उसको फांसी की सज़ा देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, या काफ़ी आजीवन कारावास देना पड़ेगा, वो चीज़ें करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मान लो किसी से गलती से एक्सीडेंट हो गया है जिसमें लोगों की जान चली गई है, तो वहाँ पे ऑब्वियस उसको पनिशमेंट दोगे, लेकिन ऐसा पनिशमेंट नहीं दोगे कि आजीवन कारावास दे दो या कुछ कर दो, ठीक है, वैसा पनिशमेंट नहीं दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब किसी से अनजाने में कुछ हो गया हो, अनजाने में भी चीज़ें हो जाती हैं भाई, अनजाने में मान लो आपसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, मतलब हो सकता है अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली पनिशमेंट दोगे उसकी केयरलेसनेस के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं दोगे कि आपको आजीवन कारावास दे दो या क्या दो, आपको 2-3 साल की सजा मिल सकती है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब आप करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपसे 90-95% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 5-10% क्वेश्चन ना अभी भी कंट्रोवर्शियल एग्जाम में भी आते हैं और मॉक टेस्ट में तो आते ही आते हैं, ठीक है। वो जो एग्जाम में आते हैं वो चैलेंज भी हो जाते हैं, तो उसके लिए लेके आप चिल रहना। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।